देश की अपनी समस्याएं हैं, इन समस्याओं को लेकर हम समय समय पर बात करते रहते हैं। कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जो सभी से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई होती है। ऐसी एक समस्या पर हम बात करेंगे। देश में सरकारें हैं, केंद्र की सरकार है, राज्य की सरकार है। इन सरकारों के सम्मुख अपनी अपनी चुनौतियां हैं, पर एक चुनौती जो इन सरकारों को 2 दशक पहले बहुत गंभीर मालूम हो रही थी, बहुत परेशानी महसूस हो रही थी, बहुत बड़ा बोझ महसूस हो रहा था, वो हो रहा था अपने उन कर्मचारियों के संदर्भ में जो रिटायर हो जाते हैं और रिटायर के बाद भी सरकार से उम्मीद रखते हैं कि वह उनके जीवन निर्वाह के लिए यथाचित राशि प्रदान करे। इसे पेंशन कहा जाता है। यह पेंशन एक ऐसा आकर्षण रहा जिसके चलते निजी क्षेत्र के मुकाबले सरकारी नौकरी हमेशा आम आदमी का सपना रही। इसलिए रही कि काम करते हुए पैसे का इंतजाम तो सभी जगह हो जाता है। आप काम करते हैं और उसके बदले में वेतन सभी जगह मिल जाता है, लेकिन काम ना करें फिर भी जीवन पर्यंत कुछ ना कुछ राशि आपके हाथ में आती रहे। और अब जो पेंशन की योजना इस देश में 2003 तक प्रभावी थी, उसमें तो नियम यह था कि अगर आपने 33 साल तक की नौकरी पूरी कर ली है तो सेवानिवृत्ति के बाद सरकार आपके अंतिम वेतन का 50% हिस्सा निश्चित तौर पर आपको जीवन पर्यंत उपलब्ध कराएगी। और साथ ही समय के साथ जिस प्रकार से महंगाई बढ़ती है, उसी अनुरूप महंगाई भत्ता भी इस पेंशन में जुड़ता जाएगा। इसलिए कई बार तो ऐसे आंकड़े भी देखने को मिले हैं जिसमें व्यक्ति को अपने नौकरी के दौरान जितना वेतन नहीं मिला उससे ज्यादा उसे पेंशन के तौर पर राशि प्राप्त होती है। लिहाजा व्यक्ति निश्चिंत रहता था कि जब वह बुजुर्ग होगा, बूढ़ा होगा, तो उसे अपने बच्चों की और जीवन निर्वाह के लिए देखना नहीं पड़ेगा। जिस सरकार के लिए उसने अपने जीवन के 30-35 साल लगाए हैं, वो सरकार बुढ़ापे में उसका ध्यान रखेगी। लेकिन बाद में कुछ हालात ऐसे बदले कि सरकार को लगा कि यह बोझ कुछ जरूरत से ज्यादा भारी हो रहा है और इसका समाधान निकाला गया एक नई पेंशन योजना के रूप में। एनपीएस के नाम से इसे पुकारा गया। जिस समय पर यह योजना अमल में लाई गई उस समय भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार थी अटल बिहारी वाजपेयी की। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौर में मिले जुले दलों ने मिलकर इस योजना को अंगीकार किया। 1 जनवरी 2004 से देश में एनपीएस के नाम से नई पेंशन योजना क्रियान्वित की गई और उस समय पर तकरीबन सभी राजनीतिक दलों ने इस योजना को अंगीकार करने में ज्यादा नुक्ताचीनी नहीं की। सभी राज्यों में उस समय पर आज जैसा दौर नहीं था, जैसा आज भारतीय जनता पार्टी की एक तरफा सरकारें कई राज्यों में है। उस दौर में तमाम राज्यों में तमाम दलों की सरकारें थी, पर इस नीति के संदर्भ में, इस योजना के संदर्भ में सबकी सामूहिक सहमति बनी और नतीजा ये रहा कि केंद्र और देश के सभी राज्यों में इस नई पेंशन योजना को अंगीकार कर लिया गया। पर पिछले कुछ समय में, विशेषकर पिछले 2 साल के अंदर, इस योजना में बदलाव की बात काफी मुखर तरीके से राजनीतिक गलियारों में गूंज रही है। कर्मचारी नई पेंशन योजना के प्रति अपनी नाखुशी पहले भी दर्ज कराते रहे, पर इसको आवाज मुखर तरीके से तब मिली जब राजस्थान के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के बड़े नेता अशोक गहलोत ने राजस्थान में पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने का ऐलान कर दिया। उसी नक्शे कदम पर चलते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी इसे अंगीकार कर लिया। बात आगे बढ़ी और झारखंड सरकार ने भी पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की घोषणा कर दी। पंजाब में आम आदमी पार्टी सत्ता में आई, उसने भी पुरानी पेंशन योजना को लेकर ऐलान कर दिया। कहानी तब और ज्यादा विस्तार ले रही है जब जहां जहां चुनाव हो रहे हैं वहां वहां तमाम विपक्षी दल ये वादा कर रहे हैं कि अगर हम राज्य में सत्ता में जनता के द्वारा ला दिए गए तो हम कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को लागू करेंगे। यहां तक तो कहानी ठीक थी। कहानी बिगड़ वहां से रही है जब जिन राज्यों ने इस पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का ऐलान किया है वो ये चाहते हैं कि 2004 से लेकर आज 2022 तक जो राशि नई पेंशन योजना के तहत जमा कराई गई है उस राशि को इन राज्यों को वापस कर दिया जाए। केंद्र सरकार ने इसके संदर्भ में हाथ खड़े कर दिए हैं। अभी संसद में सत्र चल रहा है। संसद में बाकायदा एक प्रश्न के उत्तर में बता दिया गया है कि इस पैसे की वापसी का कोई प्रावधान नहीं है। जिस पेंशन नियामक प्राधिकरण का गठन किया गया है उसके कानून में ही इस राशि को सरकारों को लौटाने का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए ये राशि वापस नहीं मिलेगी। दूसरी खबर यह आ रही है कि इन सरकारों ने ऐलान तो कर दिया पर इन सरकारों की ऐसी माली हालत ही नहीं है कि वो इस बोझ को उठा पाएंगे। जिस राजस्थान ने यह ऐलान किया उसके संदर्भ में वित्त आयोग की रिपोर्ट आ रही है 41,000 करोड़ आज चाहिए। उनके पास में 41 करोड़ के इंतजाम नहीं है। 41,000 करोड़ के संदर्भ में इंतजाम कहां से करेंगे?
जो सरकारें अपना नियमित खर्च चलाने के लिए कर्ज उठाने की मोहताज हो रही हैं, वो भविष्य के संदर्भ में इतना बड़ा वादा क्या केवल इसलिए कर रही हैं क्योंकि सत्ता में आने के लिए कोई और चाबी उन्हें दिखाई नहीं दे रही है, या इन सरकारों को यह आत्मबोध हुआ, यह दायित्वबोध हुआ है कि हम कोई एक मुनाफाखोर कंपनी का संचालन नहीं कर रहे हैं, हम एक सरकार चला रहे हैं, एक लोक कल्याणकारी राज्य की सरकार चला रहे हैं जिसमें अपने नागरिकों या निवासियों को उस समय पर संरक्षण देना सरकार का दायित्व है जब वह शारीरिक रूप से बहुत सक्षम नहीं रह जाते। तो आज हम इसी पर बात करेंगे, बदली हुई परिस्थिति पर। हमारा विषय आज इसी पर केंद्रित है। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय कराएं और देश के सम्मुख खड़े हो चुके संकट पर बात करें, क्योंकि एनपीएस बनाम ओपीएस, नई पेंशन स्कीम बनाम पुरानी पेंशन स्कीम, ये महज चर्चा नहीं बल्कि समस्या है। तो इस समस्या के समाधान खोजने की कोशिश करें, उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र बेहद संक्षिप्त है लेकिन बड़ा ही सटीक है। हमारा विचार सूत्र यह कहता है कि इंसान अपने अधिकारों के बजाय अपने स्वार्थ के लिए ही ज्यादा दम लगाता है। नेपोलियन बोनापार्ट, जो महान योद्धा रहा, उसने ये बात अपने अनुभव के आधार पर कही थी। आप जहां जहां बैठे वहां वहां इस विचार पर विचार कीजिए, क्या वाकई ये बात बेहद सटीक नहीं थी? और इसकी रोशनी में अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान हैं। हमारे साथ में प्रताप भानु शर्मा जी हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बड़े नेता हैं, कई बार के सांसद हैं, वर्तमान में मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष का दायित्व निभा रहे हैं। इस पेंशन योजना के संदर्भ में विस्तार से उनसे उम्मीद रखते हैं कि वो तथ्य रखेंगे। हमारे साथ सुखप्रीत सिंह मल्होत्रा जी हैं, देश के सबसे बड़े राजनीतिक दल अर्थात भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। जो चुनौती सामने आ गई है, इससे कैसे निपटेंगे जानने में हमारी मल्होत्रा जी से दिलचस्पी रहेगी। लोग काफी परेशान कर रहे हैं आजकल इनको। हमारे साथ में बीके बाथम साहब हैं, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी रहे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। और साथ ही कर्मचारियों का पक्ष रखने के लिए जाने माने कर्मचारी नेता वीरेंद्र नामदेव जी भी हमारे साथ हैं। इस विषय के संदर्भ में उनका गहन अध्ययन है, लंबे समय से इस मसले पर कर्मचारियों के हित में वो आवाज बुलंद करते आ रहे हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे। देश या कर्मचारी का हित, दोनों में से महत्वपूर्ण कौन है, इसके संदर्भ में वो रोशनी दें। बहरहाल चर्चा की शुरुआत प्रताप भानु शर्मा जी से करते हैं। प्रताप भानु जी से बातचीत इसलिए शुरू कर रहे हैं कि इस सिलसिले में पहल कांग्रेस ने ही की हुई है। अशोक गहलोत जिस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं वो कांग्रेस की ही सरकार है। कांग्रेस ही आजकल जहां चुनाव हो रहा है वहां पर ऐलान कर रही है, मौका दीजिए हमको, पुरानी पेंशन स्कीम लागू करेंगे। क्या हुआ प्रताप भानु जी, अचानक अंतरात्मा कहां से जाग गई आपकी कर्मचारियों के हित में? 10 साल देश में सरकार आपकी रही, 2004 से लेकर 2014 तक। अटल जी के समय में ली गई नीति को बड़े जोर शोर से आपने लागू किया। अब क्या हुआ? मोदी जी का भय इतना ज्यादा आपको परेशान कर गया कि देश हित से ऊपर पार्टी हित दिखाई देने लगा, इसलिए पुरानी पेंशन योजना का झुंझुना सब जगह बजाने लगे। इस प्रकार की बात कही जा रही है। थोड़ा बताइए ना प्रताप भानु जी, हुआ क्या ऐसा? नहीं, जरूर बताएंगे डॉक्टर हिमांशु साहब। देखिए, हमारा राष्ट्र भारतवर्ष जी एक वेलफेयर स्टेट है और डेमोक्रेसी के आधार पर हमारा संविधान चलता है, देश चलता है। और जो सरकार चुनी जाती है वो है गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल। डिक्टेटरशिप नहीं चल सकती, ना हमारा संविधान कहता है, ना हमारे पुराने अनुभव ये कहते हैं। और यदि जो भी पार्लियामेंट रूल फ्रेम करती है, एक्ट बनाती है या संविधान में संशोधन करती है, आम जनता जनार्दन का हित देखते हुए है, राष्ट्र हित देखते हुए ही उस काम को किया जाता है। ये ठीक है, 2003 में अटल जी के टाइम पर ये एनपीएस आई थी, 2004 में मनमोहन सिंह जी के टाइम पर कांग्रेस सरकार में उसको स्वीकृति मिली। और जब इस 20 साल के अनुभव में हमने ये देखा कि कर्मचारी इसके विपरीत है, उनमें ये एक भविष्य निधि है कर्मचारी की, जो ओपीएस है, जो पुरानी योजना पेंशन की है, एक भविष्य निधि की। जैसे आपने स्वयं कहा कि आखिरी ड्राफ्ट जो तनख्वाह है उसका 50% उसको एश्योर हो जाता है और उस पे जो इंटरेस्ट अर्न होता है उसमें इनकम टैक्स भी नहीं लगता, उसको डीए भी मिलता है। उसके परिवार के लिए एक सुरक्षा कवच है ये। इसलिए जब पिछले 15-20 साल के अंतराल में ये देखा गया और कर्मचारी संघों के माध्यम से ये बात हर सरकार के सामने आई,
राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, अलग अलग राज्यों की सरकार हो, इसे राजनीति से ऊपर उठ के देखना चाहिए, राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए हिमांशु जी। बड़ी तो गंभीर ये किस्म की बात कर रहे हैं प्रताप भानु जी। दो बातें आपने कही, एक तो इसे राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए, दूसरा आपने हमें यह भी बताने की कोशिश की कि देखिए ये जो देश है ना, हिंदुस्तान, भारत, इंडिया, ये वेलफेयर स्टेट है। जानना ये चाहता हूं प्रताप भानु जी, ये ज्ञान, ये बोध आपको लगातार चुनाव हारने के बाद हुआ? 2004 से लेकर 2014 तक देश के नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े अर्थशास्त्रियों में देखे जाने वाले, माने जाने वाले आदरणीय मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, उनको यह पता नहीं था ये वेलफेयर स्टेट है, कर्मचारियों के संदर्भ में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? यह अब पता चल रहा है कर्मचारियों के संदर्भ में क्या प्रभाव पड़ेगा? या आपको अब जमीन पर कहीं कोई जगह नहीं मिल रही है तो भले ही देश का जो भी हो, अभी तो वोट चाहिए और वोट के लिए ऐसा वादा करना बड़ा मुफीद है, इसलिए आप इस रास्ते पर जा रहे हैं? बुरा मत मानिएगा प्रताप भानु जी, सीधी बात ही करते हैं ना अपन लोग हमेशा, तो इसलिए इस बार भी सीधी बात कर ली। हम भी सीधे ही जवाब देंगे आपको, आप चिंता नहीं करिए, बुरा मानने की बात नहीं है जी। आपका। आपका सोच उस प्रकार से हो सकता है जिसकी अभिव्यक्ति आपने करी है जी। परंतु हमें ये भी देखना पड़ेगा कि ये पेंशन का पैसा या इनका जो कर्मचारियों का भविष्य निधि है, इसको आप, ये इनका हित है, नहीं लगा सकते जिसमें उनकी वो नहीं है, स्वीकृति नहीं है और जिसमें इनका भविष्य सुरक्षित नहीं है। तो यदि इस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता हो तो हर सरकार को उस काम को पुनर्विचार में लाकर करना चाहिए। प्रताप भानु जी मुझे कोई स्पष्ट बात कह नहीं पाए, मैंने जानना चाहा, देश के नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े अर्थशास्त्रियों में जिनकी गिनती होती है, स्वयं कांग्रेस भी ये बात बताती है, उन मनमोहन सिंह को ये योजना, ये नीति बहुत बेहतर लगी थी, इसे क्रियान्वित किया था। आज कांग्रेस इसके विपरीत क्यों जा रही है, बता नहीं पा रहे वो। बहरहाल मेरे साथ में सुखप्रीत सिंह मल्होत्रा जी हैं, मुझे पहले कर्मचारियों की बात सुननी है लेकिन उससे पहले मल्होत्रा जी से बात करनी है। जिस देश के संदर्भ में वर्तमान सरकार बता रही है कि क्या कमाल का काम हम कर रहे हैं, देश क्या था और क्या हम बना दे रहे हैं, देश के संदर्भ में गर्व से बताया जा रहा है। कहां बात कर रहे हो, 12वीं अर्थव्यवस्था थे हम दुनिया की, देखो 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था हो गए। क्या अर्थव्यवस्था हो गए जिससे देश चलता है, जो सरकारी कर्मचारी बैकबोन है इस देश की, उनके उम्र दराज होने पर खर्चा तक उठाने की हैसियत में सरकार अपने आप को नहीं पा रही है और हमें बता रहे हो कि देश की अर्थव्यवस्था कितनी बेहतर हो गई है। सुप्रीत जी थोड़ा रोशनी दीजिए ना, एक मुनाफाखोर कंपनी और इस देश की सरकार में कोई अंतर रहेगा कि नहीं रहेगा? एक वेलफेयर स्टेट की परिकल्पना जो देश के संविधान के अंतर्गत निहित है, जो देश 35-37 साल सरकार को सेवाएं देने के एवज में अपने कर्मचारियों की भविष्य की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं है, नई पेंशन योजना के नाम पर बाजार के हवाले कर दे रहा है, उस देश में गर्व की बात कही जाए? थोड़ा बताइए ना सुप्रीत जी, कैसे मान लें आपकी बात को? हिमांशु भाई जी, सबसे पहले तो आप, मैं हर बार ही बोलता हूँ कि जब भी आपके कार्यक्रम में आना होता है ना, तो मुझे कुछ कहना होता है उससे पहले आप अपना पूरा विषय का जो निचोड़ है वो निकाल चुके होते हो। उस निचोड़ में आप सारी बातें सच्ची बोल चुके होते हो। कहने की आवश्यकता, मतलब अगर मैं अपने आप को कहूँ कि मुझे बीजेपी की तरफ से कुछ बोलना है, उससे पहले जो आप हिमांशु भाई बोल चुके हो उससे उसी से जो जनता जनार्दन है वो समझ चुकी है। क्या कारण है कि आज हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि जो मेरे बच्चे हैं, जो मेरे बच्चे हैं, उनका भविष्य सुरक्षित कैसे रहेगा। कोई भी स्टेट और कोई भी गवर्नमेंट, आज आप पूरे विश्व में मंदी देख रहे हैं जी, कितने गंदे हाल पे चल रही है विश्व, और हमें ये सोचना चाहिए कि मेरे आने वाले जो पीढ़ी है उनको भारत खोखला भारत मिलना चाहिए, कि उनको भारत एक सुविधाओं वाला भारत मिलना चाहिए, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ना चाहिए। कि जो जहां भी अगर एक गवर्नमेंट को लगता है कि इस पर्टिकुलर योजना में इस जगह पे उनको लॉस हो रहा है, और लॉस बनिस्बत ये नहीं है कि कर्मचारियों को सिर्फ सुविधा मिल रही है, कुछ कर्मचारियों के साथ, बिल्कुल मैं ये नहीं कहता कि कर्मचारियों का कुछ हिस्सा काट के हम कर रहे हैं। एक सुविधा तो 2004 में, अगर आपने ही बोल दिया सर कि 2004 में सारे
उन्होंने ओके कर दिया और कांग्रेस रीजन में ये चलता रहा जी। आज इनको पेट में दर्द इस बात का नहीं है कि वो योजना सक्सेसफुल हो, जो नई योजना है वो बिल्कुल सक्सेसफुल है जी। इनके पेट में दर्द इस बात का है कि ये स्टेट्स में मतलब हार रहे हैं, सारी स्टेट इनके हाथ से जा रही है। तो ऐसी ही अब इनको ये समझ आ रहा है कि कुछ भी बोल दो, एटलीस्ट जब आएंगे तो हम नहीं दे पाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हम हार के आज क्या हो रहा है सर, आप देखिए आम आदमी पार्टी ने पंजाब में 1000 रुपया और पर वुमेन का वादा कर दिया था, हर एक औरत को वादा। आप देखो 20,000 करोड़ तो वो लोन ले चुके हैं, जब अभी 6 महीने से ज्यादा 50,000 के करीब करोड़ के करीब बोल रहे हैं कि लोन केंद्र सरकार द्वारा जा चुका है। और बोलने से पहले हम ये बोलते हैं कि आप ये भी ले लो वो भी ले लो। अरे सर, कोई भी घर जिसकी आमदनी 98 होगी, खर्चा रुपया होगा, वो आज भी मरेगा कल भी मरेगा। आपके देश के लिए आज की डेट में सबसे जरूरत है आपके देश के इंफ्रा की। आप आज एम्स खोलने की बात करें, हम आज हम हॉस्पिटल खोलने की ज्यादा बात करें, आज हम बच्चों की शिक्षा के लिए बात करें, आज हमें चाइना के जैसा एक देश मिल चुका है जो हम हर रोज हमें थ्रेटनिंग देता है। हमें कैसे अपनी मॉडर्न सुविधाएं अपनी सैनिकों को देना है, उसके ऊपर काम करें। और हमें जो चीजें हमारे देश को एक दीमक की तरह योजनाएं खा रही हैं, उस योजनाओं के ऊपर हमें 100%। सुप्री जी, एक बात बताइए कि हम केवल आने वाली पीढ़ी की चिंता करेंगे या जिस पीढ़ी ने इस देश को बनाने का दायित्व निभाया उनके संदर्भ में भी चिंता करेंगे? आने वाले पीढ़ी के लिए हम देश को क्या बना के देंगे, ऐसी बड़ी बड़ी बातें आप कर रहे हैं, पर जो इस देश को बनाने का काम कर रहे हैं, जो आपके सरकारी कर्मचारी हैं, जो अपनी जवानी के 35-37 साल लगा देते हैं आपके द्वारा बताए गए रास्ते पर चलकर उसे क्रियान्वित करने में, उनके प्रति आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी? क्यों नहीं उठाना चाहते आप उनके बुजुर्ग के समय की जिम्मेदारियों को? जब हम बच्चों से अपेक्षा करते हैं कि जिन माँ बाप ने आपके संदर्भ में सारा दायित्व निभाया, बुजुर्ग होने पर बच्चे उनकी जिम्मेदारी निभाएं, तो क्या इस देश की जिम्मेदारी नहीं बनती अपने बुजुर्गों के संदर्भ में, उन बुजुर्ग कर्मचारियों के संदर्भ में दायित्व निर्वहन की? क्या चाहते हैं आप? वो बुजुर्ग होने की अवस्था में भी उनकी पत्नियां घर में बर्तन मांजने का काम करें अपने जीवन निर्वाह के लिए? एनपीएस के अंतर्गत लोगों को क्या मिलने जा रहा है? 2,000, 5,000, 7,000 रुपए? क्या इसके आधार पर जीवन काटने की उम्मीद की जाए? यह व्यवस्था यह बना देंगे कि अब आपको रिटायरमेंट के साथ में एनपीएस का सर्टिफिकेट देंगे और साइनाइड की गोली देंगे, अगर आपसे जिया ना जाए तो ये साइनाइड की गोली भी शासन की तरफ से? क्या इस रास्ते पे ले जाना चाहते हैं देश को? हिमांशु भाई, आप थोड़ा सख्त हो गए। मैं मानता हूं कि भावनाओं की कदर करता हूं, आपकी तरह मैं भी कर्मचारियों के साथ हूं, मेरा पक्ष भी कर्मचारियों के साथ है। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल विरोधता करने के उसमें है, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं, आपको अपने देश की परिस्थितियों के अनुसार आगे बढ़ना पड़ता है। आज हमारे आजू बाजू के सारे देश बिल्कुल जीरो हो चुके हैं, फाइनेंशियल जी बिल्कुल जीरो हो चुके हैं सर, मर चुके हैं और कुछ मरने की कगार पे हैं। आप देखिए ना सर, कोई भी एक देश हमारे एशियन कंट्रीज में, चाइना के अलावा, जो चाइना का भी अभी अंदरूनी उसका पार्ट नहीं पता, क्योंकि वो वहां पे एक डिक्टेटरशिप वाली चीजें ज्यादा चलती हैं जहां पे बाहर ही नहीं आता मीडिया के द्वारा। हिमांशु भाई, वहां पे ऐसी बात हुई होती तो शायद आज हिमांशु जी को भी वो एक्शन में ले लेते। तो ये एक मेरे हिंदुस्तान की एक अच्छी है कि यहाँ पे आप अपनी अभिव्यक्ति है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। रही बात हिमांशु भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है, उनका सत्कार, उनका मान, उनका दिल से है। और इस ऐसी कोई योजना जिससे मेरे कर्मचारी हर्ट हो वो नहीं होगी। लेकिन आप देखिए ये बात कब शुरू हुई है, ये बात हुई है 2004 से, और आज क्या चल रहा है? आज चल रहा है 2022, और इस 18 साल में विरोधता नहीं थी। अब विरोधता क्यों है? विरोधता का कारण क्यों है? विरोधता का कारण वो कर्मचारी नहीं है सर, वो विरोधता का कारण वो विपक्ष है जो अपने आप को कहीं भी स्टैंड नहीं कर पा रहा। उनको लगता है कि अब कुछ भी तो नहीं रहा हमारे पास, तो यही एक पत्ता फेंक देते हैं, शायद कुछ बन जाए। कभी 1,000 रुपए दे दो, कभी फ्री की रेवड़ियां फैला दो, कुछ भी ऐसा कर लो। मल्होत्रा साहब जो कह रहे हैं वो सत्य के बड़े करीब है कि जितने राजनीतिक दल अचानक पुरानी पेंशन योजना के नुस्खे को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं, इन्होंने 15 साल मौन के साथ में काटे,
15 साल मौन के साथ ही नहीं काटे, बल्कि इस योजना को क्रियान्वित करने में बढ़ चढ़कर योगदान दिया। जब 2003 में ये योजना लाई गई तो 2004 में कई राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी, अन्य दलों की सरकार थी, उन सब ने बिना कोई सवाल किए इसे अमल में लाया। और आज ये सब जनता के बीच में जाके बता रहे हैं अब हमें मौका दीजिए, हम इसे बदल देंगे। क्यों बदल देंगे? वोट की खातिर? सवाल है। पर देश के हालात को तो समझना होगा। हमारी आपत्ति इस संदर्भ में आ रही थी कि एक तरफ दावा करें कि देश बहुत मजबूत हो रहा है, दूसरी तरफ इस संदर्भ में पल्ला झाड़ें कि हम बुजुर्गों के संदर्भ में भाई ये जिम्मेदारी उठाने की स्थिति में नहीं है। देखो ना अगल बगल के देशों को क्या हालत हो गई। तो मेरे साथ में बीके बाथम साहब हैं। भावनाएं अपनी जगह, यथार्थ अपनी जगह। बात तो आपसे समझना चाहता हूं, देश ने 1947 में आजादी के बाद से 2003 तक कर्मचारियों के संदर्भ में पेंशन संबंधी जिम्मेदारी को बड़ी ईमानदारी से निभाया। 2003 में यह फैसला लिया गया था। क्यों लिया गया था? क्या कंधे वाकई हमारे इस बोझ को उठाने के लायक नहीं रह गए थे, या कोई और दृष्टि थी कि योजना ज्यादा आकर्षक थी? और आज के संदर्भ में बतौर प्रशासनिक अधिकारी आपका जो तजुर्बा रहा है, क्या देश इस स्थिति में है जैसे वादे विपक्षी दल कर रहे हैं, हमें सत्ता में लाओ, ओल्ड पेंशन स्कीम पाओ? इस नुस्खे के संदर्भ में थोड़ा रोशनी दीजिए ना बाथम साहब। चाह रहा हूँ कि ये जो बातें उठ रही है, कोई ये नहीं चाहता है कि कर्मचारियों को पेंशन दी जाए जी। जब सरकार में आ जाते हैं, सत्ता में आ जाते हैं, तो बहुत कम ऐसे हिम्मत जुटा पाते हैं कि कर्मचारियों को पुरानी पेंशन पे देने की बात करेंगे। ये सही बात है कि पेंशन पर इतना वित्तीय भार पहुंच गया है जो एक एस्टेब्लिशमेंट फंड रहता है उससे कहीं ज्यादा जी। लेकिन ये दूसरा पक्ष हमको ये भी देखना होगा कि जब एक यूथ रहता है, पढ़ लिख के आता है और अपना विजन साथ में लेके आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम सक्सेस होता है, तो वो गवर्नमेंट में अपनी सर्विसेज इसलिए देता है कि उसको एक ये श्योरिटी रहती है कि रिटायरमेंट के बाद उसको पेंशन मिलेगी ही जी। प्राइवेट सेक्टर में पैसा आपको ज्यादा दिखता है, लेकिन आफ्टर रिटायरमेंट कोई सिक्योरिटी नहीं है। वहां पर उनको अपनी ही व्यवस्था करना पड़ती है। कोई भी बीमा पॉलिसी ले ली, पेंशन पॉलिसी ले ली, अलग अलग पॉलिसियां रहती है, वो ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पर कर्मचारियों की पेंशन की अपन बात कर रहे हैं, तो मैं आपका ध्यान उसको ले जाना चाह रहा हूँ, उनकी पेंशन पे भी बात करना चाहिए जो 5 साल के लिए चुन के आते हैं जनप्रतिनिधि, और पेंशन और डीए और पता नहीं क्या क्या वेलफेयर फंड वगैरह वो लेते रहते हैं। रिटायरमेंट के बाद भी वो सुविधाएं लेते रहते हैं, उन पर कभी बहस होती नहीं है। क्यों नहीं होती है? जो जुडिशरी में आप देखिए, वहां पर पेंशन जो चल रही है उनका देखिए। सब गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की आप बात कर रहे हो, तो मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के पक्ष में हूँ। 2005 की पेंशन है बहाल इसलिए होना चाहिए, कम से कम सोशल सिक्योरिटी हो। हाँ, जहाँ तक कंट्रीब्यूशन का सवाल है, तो अब जो सिस्टम पेंशन का इस तरह बनाए, ठीक है 50% कंट्रीब्यूशन नहीं कर पा रहे हैं तो 60-40 का करें, 25-75 का करें, कर्मचारी का भी रहेगा, लेकिन कम से कम उसको उतना सिक्योरिटी दें रिटायरमेंट के बाद। दूसरा पक्ष ये भी देखिए सरकारी कर्मचारियों का, एक यदि रिटायर कोई पुलिस वाला है, रिटायर कोई आर्मी वाला है, उसके साथ क्या होता है कि यदि वो रिटायर हो गया है, उसके बाद कोई इमरजेंसी आती है तो उसको कॉल किया जाता है कि आपको आना है, और यदि वो नहीं आता है तो पेंशन की उसको दबिश दी जाती है, तुम्हारी पेंशन बंद कर दी जाएगी। तो वो अपनी सर्विसेज अपनी जीवन के अंतिम क्षण तक देने के लिए तैयार रहता है। क्यों? कि वो पेंशन भोगी है, पेंशन ले रहा है। यदि ऐसी पेंशन सिस्टम बंद कर दी जाएगी, किसी तरह की उनकी भागीदारी नहीं रहेगी। अब इन्हीं की सेवाएं क्यों लेना है? इसलिए लेना है कर्मचारी की सेवाएं क्योंकि वो इतने साल का उनका अनुभव रहता है सरकारी सेवा में। देखिए, मैं भी कलेक्टर रहा हूँ, तो मैंने देखा है कि जो मेरे व्यक्तिगत समस्या नहीं है, मेरे जिले की समस्या है, मेरे संभाग की समस्या, उस समस्या को लेकर मैं रात दिन सुबह शाम एक कर देता हूँ, अपने जान जोखिम में डाल देता हूँ। वो पक्ष भी तो देखो। है, अपन मीडिया पे इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हिमांशु भाई आप जो बोल रहे हैं वो भी सुनो, लेकिन मेरा ये कहना है कि कम से कम इसमें एक मानवीयता इनके साथ, कर्मचारियों के साथ दिखाई जाए। नहीं तो ये पक्ष ऐसा है, यदि हम पूरा प्राइवेट सेक्टर में ले जाएंगे हर चीज को, तो सरकार के बर्तन उठाने वाला कोई नहीं रहेगा, सरकार के बोझा उठाने वाला कोई नहीं रहेगा। बात बड़ी संवेदनशील बात कर रहे हैं।
कमोबेश उस मुद्दे पर बात करें जो हमने शुरुआत में कहा। हमारा द्वंद्व दो संदर्भ में है। एक तरफ हम लोक कल्याणकारी राज्य की बात करते हैं, दूसरी तरफ देश के आर्थिक संसाधनों की सीमितता की बात करते हैं। देश के आर्थिक संसाधनों की सीमितता के बात पर यकीन तब हो जब सरकार यह कहे कि हमारी हालत ठीक नहीं है। सरकार एक तरफ यह बताए हालत हमारी बहुत बेहतर है, पूरी दुनिया के अंदर जितना बेहतर हम कर रहे हैं कोई देश नहीं कर रहा है, और जब कर्मचारियों के संदर्भ में जिम्मेदारी उठाने की बात आए तो बोलते हैं कि क्या बात कर रहे हो, हमारी तो हालत ही नहीं है। ये विरोधाभास है। बहर कर्मचारी इस विषय पे क्या सोचते हैं जानने में हमारी दिलचस्पी है। वीरेंद्र नामदेव जी मेरे साथ हैं। एक बात तो बड़े काम की हमारे साथ में बीके बातम साहब ने कही, जो देश कर्मचारियों के संदर्भ में पेंशन की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं है, पर यह फैसला लेने वाले जो जनप्रतिनिधि हैं वह अपनी अपनी पेंशन के संदर्भ में कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। माननीय सांसदों को भी पेंशन चाहिए, माननीय विधायकों को भी पेंशन के संदर्भ में सारे प्रावधान हैं। हर 5 साल में जब विधेयक लेकर आते हैं वेतन भत्ते संशोधित करने के संदर्भ में, पेंशन संशोधित करने के संदर्भ में, सर्वसम्मति से पास होते हुए हम तमाम सदनों में देखते हैं, चाहे वो विधानसभा हो चाहे वो संसद हो। ऐसे विरोधाभास के बीच में मेरे साथ वीरेंद्र नामदेव जी हैं। नामदेव साहब, देश और कर्मचारियों का हित, इन दो के बीच में द्वंद्व के रूप में इस पूरी घटना को देखा जा रहा है। एनपीएस बनाम ओपीएस, थोड़ा आपसे दृष्टि मिले, केवल कर्मचारियों के हित को ही देखेंगे आप लोग, या देश के संसाधनों की सीमितता, देश के सम्मुख खड़ी हुई चुनौतियां और सरकार के सम्मुख इनसे जूझने के संदर्भ में परिस्थितियां, इस पर भी कुछ बात करेंगे। सारे देश के में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं वो देश हित में सोचकर देश पूरे अपने जीवन काल में काम करता है जी। और जो आज ये राजनीतिक दल के लोग जो बोल रहे हैं ना, इनके विचार देश हित में नहीं है, इनके विचार तो अपने राजनीतिक दल का हित कहाँ है उसको सोच करके बात कर रहे हैं। हमको सत्ता कैसे मिले, ये ओपीएस जो है या न्यू पेंशन स्कीम का मामला जो ये जो बात कर रहे हैं, ये खुद न्यू पेंशन स्कीम इसके ऊपर लागू नहीं होता जी। और ये जो बात कभी अपने कलेक्टर साहब पुराने जो बोल रहे हैं जी कि 5 साल में चुने जाने वाले लोग, ये विधायक और आज भानु प्रताप सिंह जो साहब हैं, प्रताप भानु शर्मा जी, अगर ये आज ये विधायक हैं और कल सांसद हो जाएंगे और जितने बार विधायक बनेंगे, जितने बार सांसद बनेंगे, वो एक पेंशन नहीं लेंगे, उतने बार का पेंशन मिलता है उनको जी। और हमारे लिए ओपीएस लागू करने के लिए सब परेशानी है लोगों को, चाहे वो भाजपा वाला हो चाहे कांग्रेस वाला हो, ये अपने हित को देख करके अपने निर्णय ले रहे हैं, ये हमारे हित को देखकर निर्णय नहीं ले रहे हैं जी। इनका जो हमको यही समझ में आता है, ये चुनावी हथकंडा, ये जो मुद्दा है चुनावी हथकंडा बनकर रह गया है, ये हमारे हित के देखकर बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन मुझे वीरेंद्र नामदेव साहब समझना आपसे यह है कि पुरानी पेंशन स्कीम के मुकाबले नई पेंशन स्कीम को ज्यादा बेहतर बताया था। सरकार अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करती है, पहले तो यह था कि आधा सरकार करती थी आधा कर्मचारी करता था, अभी तो सरकार ने अपना अंशदान बढ़ा के 14% कर दिया है, 4% उसमें वृद्धि कर दी है। अर्थात सरकार तो आपके संदर्भ में इतना कुछ करने के लिए तैयार है, फिर भी आप लोग नाराज हैं। नहीं, ये भविष्य सुरक्षित किसी को लगता ही नहीं हमको इस सब चीजों से। आज आप देखिए, बल्कि उल्टा ये अपना भविष्य सुरक्षित कर रहे हैं जी। ओल्ड पेंशन लागू करके, ये छत्तीसगढ़ में मान लो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो रहा है, तो ये अपना जो अंशदान था वो बचा लिए, वो कई करोड़ रुपए बचा लिए वो जी। हमको जो अंशदान दे रहे थे न्यू पेंशन स्कीम में, वो उनका बच गया जी। और हमको वो एक के भुलावे में डाल करके केंद्र सरकार आप हमारी बात नहीं सुन रही है, केंद्र सरकार आपको देने को तैयार नहीं, हम तो तैयार हैं। इस प्रकार के जब केंद्र सरकार तैयार नहीं है, आपको पहले से मालूम है सब नियम कानून, फिर लागू क्यों किए? और लागू किए हो तो दो, जैसे भी बने हमको ओल्ड पेंशन आपको सरकार को देना पड़ेगा। और मुझे मालूम है कि ये पता है कि ये ओल्ड पेंशन स्कीम को जो लागू सरकार केंद्र सरकार है वो भी लागू करेगी, क्योंकि ये चुनावी का एक बहुत बड़ा मामला बनने वाला है। ये बेकारी, महंगाई सब खत्म, अब ये चुनावी हथकंडा ये बहुत बड़ा बन गया है ओपीएस। और इसलिए मुझे पता है चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस हो, वो सबको लाभ लेना है। ये लोकसभा चुनाव तक तो सरकार को हर हालत में इसको करना पड़ेगा, अन्यथा कर्मचारी तो आप जिस उम्मीद से है, इस चुनाव के परिणाम तो आपकी उम्मीद को पूरा करते हुए दिखाई नहीं देते। हिमाचल में ओपीएस था, गुजरात में ओपीएस था, हिमाचल में कांग्रेस और भाजपा के बीच में लड़ाई रही, पर इतना बड़े अंतर से नहीं रही। गुजरात में आप ओपीएस लागू करने की बात कर रहे थे, आम आदमी पार्टी भी ओपीएस लागू करने की बात कर रही थी। माननीय सुखप्रिय सिंह जी की पार्टी ने एक तरफा जीत हासिल की है, कांग्रेस आप पानी तक नहीं मांगे, ये हालत है ओपीएस के संदर्भ में। आप देश के संदर्भ में कैसे उम्मीद कर रहे हैं?
नहीं ऐसा है, ये तो खुद बता रहे हैं कि ओपीएस कारण हम हिमाचल जीते जी। कोई कह रहा है ओपीएस कारण आम आदमी पार्टी पंजाब जीता। ये तो माहौल खुद ही बता रहे हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में वो नहीं चल पाया, कितना चला, वहां देश हित चला, मोदी जी चले या कोई चले, लेकिन कुछ राज्यों में जहां बात आज हो रही है कि ओपीएस के वजह से हम यहाँ लागू करने की घोषणा। पर वीरेंद्र जी, आपने मुझे एक बात का जवाब नहीं दिया, एनपीएस में है क्या ऐसा जिससे आपको दिक्कत है? उसमें पेंशन जो हमको जो अभी रेगुलर पेंशन मिलता है, वो जो हमको आज 50% का लाभ मिलता है, और उसके कारण हमको जो डीए मिलते हैं उसमें, उसके जो हमारा जीवन स्तर बना रहता है, वो उसमें नहीं है न्यू पेंशन स्कीम में। एनपीएस में क्या मिलेगा, थोड़ा इसमें तो रोशनी मिले ना, देश को समझ में तो आए कि जो न्यू पेंशन स्कीम 2004 से लागू हुई है, अभी तो वो लोग रिटायर ही नहीं हुए जो इस एनपीएस का हिस्सा बने हैं। भाई 2004 से में से जो लोग सेवा में आए हैं, उन्हें सेवानिवृत्ति के समय पता चलेगा कि उन्हें क्या मिलेगा। एक सामान्य सेवानिवृत्ति अमूमन 30 साल 35 साल बाद होती है, और पेंशन के संदर्भ में भी नियम यह है, ओल्ड पेंशन स्कीम के संदर्भ में, कि पेंशन का लाभार्थी तभी हो सकता है जब उसने कम से कम 20 साल की सर्विस पूरी की हो। एनपीएस के संदर्भ में तो आज कोई स्थिति ही नहीं है, तो अभी से आप लोग इतने परेशान क्यों हैं, बेचैन क्यों हैं? 10 साल के क्वालिफाइंग सर्विस में पेंशन की पात्रता है रेगुलर कर्मचारियों को जी, और एनपीएस में पेंशन की पात्रता नहीं, जो आपका पैसा जमा है उसको आपको देना है वापस। पेंशन कोई उसमें योजना ही नहीं है जी। पेंशन हमको मिलेगा ही नहीं, तो हम क्या करेंगे आगे जाके? पर एनपीएस के अंतर्गत व्यवस्था तो है कि जो आपका पैसा है एक लमसम अमाउंट होगा, उस पर आपको ब्याज के रूप में मिलेगा बस। उसके बाद रेगुलर पेंशन वो कहाँ गया जो आज हमको मिल रही है और लोगों को मिलता है पुरानी पेंशन में? तो नामदेव जी भविष्य को लेकर आशंकित रह रहे हैं जी। नामदेव जी कर्मचारियों के भविष्य को लेकर आशंकित रह रहे हैं। उन्हें लगता है कि इस एनपीएस के माध्यम से कर्मचारियों के भविष्य को असुरक्षित कर दिया गया है। पर मैं वापस प्रताप भानु जी के पास लौट कर आता हूँ, और प्रताप भानु जी, जानना ये चाहता हूँ कि जिन राज्यों में भी आपकी सरकार है, क्या पहले खतो किताबत करके इस पर नियम नहीं बना सकते थे? अब आपकी स्थिति तो साफ छछूंदर जैसी हो रही है, ना निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। केंद्र सरकार ने स्पष्ट तौर पर संसद में कह दिया पैसे वापस नहीं मिलेंगे। एनपीएस के तहत पैसा जमा कराना आपने बंद करा दिया। तो कुल मिलाकर आपने कर्मचारियों को किसी स्थिति में नहीं छोड़ा, ना वो एनपीएस के रहे ना ओपीएस के रहे। थोड़ा अपने इस करिश्मे के संदर्भ में रोशनी दीजिए ना प्रताप भानु जी, कर क्या रहे हैं आप अपने कर्मचारियों के साथ? नहीं हिमांशु जी, ऐसा नहीं है। ओपीएस जब सरकार ने कहा है तो सरकार का कमिटमेंट है, और जिन सरकारों ने इसे लागू कर दिया है या करने का वचन दिया है, लागू की जाएगी उन राज्यों में। और भारत सरकार जो कर्मचारी का फंड है, जो उसकी भविष्य निधि है, उस पे भारत सरकार का कोई अधिकार नहीं है, कोई रोक नहीं सकते। यदि वो डिक्टेटरशिप या अधिनायकवादी तरीके से उसमें मनमानी करने पर उतारू हैं तो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगी सरकारें जी। और सुप्रीम कोर्ट से कर्मचारियों के हक में न्याय मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है हिमांशु जी। और ये जो अंशदान 40% एनपीएस में दिया है, ये भारत सरकार का हिस्सा नहीं है। यदि वो रिवॉल्विंग फंड बना है, उसने अर्न किया है, उस पर शेयर से अर्न हुआ है, उसके इन्वेस्टमेंट से अर्न हुआ है, उसके इंटरेस्ट पे अर्न हुआ है, तो वो कर्मचारियों की भविष्य निधि है, उनके ट्रस्ट का पैसा है, जिसे भारत सरकार भले ही कह के एडमेंट व्यू से अभी मना कर रही हो, पर अल्टीमेटली उन्हें ये देना ही पड़ेगा राज्य सरकारों को। राज्य के कर्मचारियों की भविष्य निधि है, उनका अंशदान है, और उस पर इनका कोई अधिकार आधिपत्य नहीं है। और हमारे सुप्रीत जी ने कहा आर्थिक स्थिति, अरे तो कर्मचारियों के भविष्य निधि पर आर्थिक स्थिति क्यों दिख रही है आपको? जी। हमारा ट्रेड बैलेंस इम्बैलेंस हो रहा है चाइना के साथ। हम 10 लाख करोड़ का इंपोर्ट कर रहे हैं और 2.5 लाख करोड़ का हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। पिछले 4 साल में 4 गुना बढ़ गया हमारा इंपोर्ट जी। वो हमारी फॉरेन एक्सचेंज कहाँ जा रही है? उन्होंने चाइना का जिक्र किया, इसलिए मैं जवाब देना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि आमदनी 98 खर्चा रुपया। जब मोदी जी बने थे प्रधानमंत्री, उस समय 36 लाख करोड़ का कर्ज था भारत सरकार पे। आज 150 लाख करोड़ का कर्ज क्यों हुआ? आज क्यों इतने पेट्रोल, डीजल, एलपीजी सबके भाव बढ़ते जा रहे हैं? ये किसके खाते में जाएगा? ये भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार के, मोदी सरकार की गलत नीतियों के खाते में जाएगा। कैसी बात कर रहे हैं प्रताप भानु शर्मा जी? अब भाई
पहले के जो पूर्व के कर्मचारी हैं उनके पेंशन के खर्चे अभी भी चल रहे हैं। वो पेंशन भत्ते सारे देने के चक्कर में मान के चलिए 150 लाख करोड़ तक पहुंच गया कर्जा। आपको ये मानने में क्या कष्ट है भाई? इनको तो यही है ना कि जो कुछ भी किया है वो आपने ही किया है, तो ये मान के चलिए इतने ज्यादा परेशान क्यों हो रहे हैं आप? नहीं, हम इसलिए परेशान हो रहे हैं, आपने स्वयं ये प्रश्न रख दिया था, कितनी अच्छी आर्थिक स्थिति हो रही है, देश दुनिया के 5वें नंबर पे हो गया है, और ये सब है, ये सब जितना जी झूठ का फुगावा दिखा रहे हैं, फुग्गा फुलो रहे हैं, उसमें देखो तो रुपया कहां से जा रहा है। यदि आर्थिक मजबूत है स्थिति तो रुपया 55 से 82-83 रुपया क्यों पहुंचा जी? हमारी विदेश 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 उस पर नीति पर, हमारी आर्थिक नीति पर, या हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज है उस पर आज न्यूनतम स्तर पे हम क्यों पहुंचे हैं? इसका तो ये जवाबदेह है, इनकी गलत नीतियां हैं, कर्मचारियों को गला दबाना चाहते हैं। क्यों? तो उनका निधि है, उनका फंड है, उनकी भविष्य निधि है। अच्छा प्रधानमंत्री जी, ये बताइए ना कि आपकी जिन राज्यों में सरकार है, विपक्षियों के अन्य राज्यों में सरकार है, उनकी अपनी आर्थिक स्थिति क्या है? जो अभी वेतन भत्ते देने होते हैं इसके लिए तो कर्ज लेना पड़ता है, और आप ओपीएस के संदर्भ में कमिटमेंट कर रहे हैं। क्या आप नहीं मानते हैं कि कुल मिला के ओपीएस के तहत भुगतान की नौबत बहुत बाद में आने वाली है? चुनाव अभी आने वाले हैं, अभी चुनाव निकाले जाएं, जब देने का समय आएगा तब कोई और भुगतेगा। वादे आपके, भुगतने किसी और को होंगे। एक अच्छी रणनीति पे काम नहीं कर रहे हैं देश के विपक्षी राजनीतिक दल। देश की सरकार, मोदी सरकार को करना चाहिए। केंद्र में पूरा दायित्व उनके ऊपर होता है, राज्यों में फेडरल सिस्टम है, और उनकी ऑटोनॉमी को बनाते हुए उनके वित्तीय व्यवस्था को, हालातों को डिस्कशन करके अपनी नीति का निर्धारण करना चाहिए। उन्होंने तो अपनी नीति की हुई है, उस नीति में नींबू निचोड़ने का काम आप कर रहे हैं, यही तो दिक्कत आ रही है भाई। उन्होंने तो बनाई है नीति, और उस नीति को 10 साल आपने बड़े मुस्कुरा के आगे भी बढ़ाया। जब 2004 से लेकर 2014 तक आप केंद्र में रहे, आपको 1% भी कोई नुक्स नहीं आया। एक आवाज उस दौर में नहीं आई कि अरे ये एनपीएस बड़ा गलत हो गया है, ये ओल्ड पेंशन स्कीम लेनी है, ये कर्मचारी हमारी धरोहर है, इनकी चिंता करना हमारा दायित्व है। उस समय तो प्रताप भानु जी ना तो आप बोले ना आपकी पार्टी के कोई नेता बोले। अब अचानक लग रहा है बड़ा गलत हो गया है। बहरहाल सुखप्रीत जी के पास आता हूं, आपने सवाल उठाया तो सुखप्रीत जी से उत्तर लूं, मैं क्यों उत्तर दूं? तो सुखप्रीत जी से पूछता हूं, क्या कर रहे हो आप लोग? एक तरफ देश के संदर्भ में इतना बेहतर होने की बात, और कांग्रेस जो काम नहीं कर पाई वो करने की तो जिम्मेदारी आप ही की है, आप हमेशा बताते हैं। तो कर्मचारियों के हित में फैसला लेने में इतना डर क्यों रहे हैं, झिझक क्यों रहे हैं? सर, सबसे पहले ना मैं इनकी बात का जवाब देता हूं। क्या इनको अपने मनमोहन सिंह जी पे विश्वास नहीं है? क्या उनकी नीतियों पे विश्वास नहीं है? एक आदमी जो फाइनेंस मिनिस्टर रह चुका है और जो प्रधानमंत्री रह चुका है, अगर वो इस नीति को 100% सक्सेसफुल और बढ़िया मानता है, तो क्या प्रताप भानु जी अभी मनमोहन सिंह जी की सोच के ऊपर क्वेश्चन डाल रहे हैं या नहीं डाल रहे? नंबर 1 जी। रही बात, जैसे चुनाव की बात करें तो चुनाव में जो ये मुद्दे अगर क्षण भर का भी वो करते, तो गुजरात में हम ये ओपीएस के मुद्दे पे भी जीत हमने करी है, तो वो भी एक प्रॉब्लम नहीं है। रुपया वर्सेस डॉलर जो भानु प्रताप जी ने बात करी, प्रताप भानु जी ने बात करी, मैं उसका जवाब देना चाहता हूं। और हिमांशु भाई, मैं चाहूंगा जरूर किसी दिन इस मुद्दे पे हम आके बात करें जी। सबको समझ होनी चाहिए कि फेडरल बैंक जो कि पहले कभी भी एफडी योजना नहीं रखता था, जो 2% पे ऑपरेट करता था, जो आज वो 3.5% एफडी पे रिटर्न दे रहा है, 3.42 की रिटर्न देना शुरू कर दिया उन्होंने कहा कि आप बाहर के देश में पैसा मत लगाओ, आप हमारे पास ही अपने डॉलर्स को जमा कराओ और आप उसके बदले में रिटर्न लो। तो डॉलर का जो स्वाभाविक तौर पे कम होना दूसरे देशों में, वो किसी भी आर्थिक पैमाने को नहीं दर्शाता, क्योंकि अभी इसके एवज में भी आप देखेंगे आने वाले टाइम में मोदी गवर्नमेंट अकलौती गवर्नमेंट होगी। और दृढ़ से बोल रहा हूं आपको कि जो ये डॉलर से चयन हो रहा है ना सारी अर्थव्यवस्थाओं का, मोदी गवर्नमेंट इस पे भी कटाक्ष करने वाली है। रशिया से समझौता हो गया कि अगर आपको रशिया को हमसे पैसा लेना है तो हम डॉलर में नहीं देंगे, हम रुपए में देंगे, आप हमारे रुपए को मानता करो और हम आपके रूबल से लेंगे। तो ये आने वाले टाइम में डॉलर फिर उसके बाद गिरेगा। ये प्रॉब्लम ये है कि जो पुराने तौर पे, अरे सुप्रीत जी ये तो ठीक है, डॉलर का आप जो भी हाल करोगे कोई दिक्कत की बात नहीं, हम आपकी जय जयकार करेंगे। रूबल के साथ में आप कैसी दोस्ती करोगे इसके लिए भी जय जयकार करेंगे। अभी तो हमारा विषय केवल इतना है, जो कोई नहीं कर सकता वो नरेंद्र मोदी कर सकते हैं, जो किसी के बस की नहीं है
वो कर सकता है तो कौन कर सकता है? वो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। केवल इतना सा सवाल है। आप तो इस देश की सभ्यता और संस्कृति के सबसे बड़े वाहक हैं। हमारे देश में सबसे ज्यादा सम्मान बुजुर्गों को देने के संदर्भ में कहा गया है। बच्चों को स्नेह कीजिए, बुजुर्गों का सम्मान कीजिए। बुजुर्ग इस देश में सम्मान के साथ रह सकें, इसके लिए पेंशन एक बड़ा आधार है। अरे अपने देश में तो बुढ़ापा पेंशन चलती है। किस लिए चलती है? इसलिए चलती है कि जो गांव देहात में रहने वाले गरीब लोग हैं, उनकी परिवार में थोड़ी बहुत बखत रह जाए, इसके लिए वो अपने बच्चों के मोहताज न रहे, तो बुढ़ापा पेंशन सामाजिक कल्याण कार्यक्रम के तहत दी जाती है। 300 रुपए, 500 रुपए, 2000 रुपए, हरियाणा में 3000 रुपए तक दी जाती है। आपसे जानना ये चाहता हूं, जो सरकार है अपने सामाजिक दायित्व के तहत बुढ़ापा पेंशन दे सकती है, वो अपनी सरकार का मजबूत स्तंभ रहने वाले कर्मचारियों के संदर्भ में पेंशन को लेकर मन इतना छोटा क्यों रखे हुए हैं? थोड़ा बताइए ना इसके संदर्भ में। कब तक मनमोहन सिंह जी की आड़ लेंगे? भाई मनमोहन सिंह जी तो कोई ढंग के नेता थे नहीं, ढंग के प्रधानमंत्री भी नहीं थे, ढंग के वित्त मंत्री भी नहीं थे। ये तो आपने हमें लगातार बताया है, कितनी बार बताया है। प्रधानमंत्री जी ने जो है बाकायदा संसद में भी बताया था कि ऐसा आदमी जो रेनकोट पहन के नहाता है, इस तरीके की टिप्पणी आपने सुनी होगी ना। तो अब आप ये बताइए कि देश के सबसे बड़े मजबूत नेता के नेतृत्व में क्या इस देश के कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित नहीं हो सकता? क्या उनके संदर्भ में ये साहसिक फैसला आपसे नहीं लिया जा सकता? थोड़ा बताइए ना सुखप्रीत जी। भाई हमें देखना होगा कि किसको किस चीज की जरूरत है जी। आज एक आईएएस अफसर जो अपनी 1000 गज की कोठी बना के बैठा है और वो पेंशन के मजे ले रहा है, जो आपके और मेरे पैसे में भी आने वाले मेरे बच्चे के भविष्य के पैसे खाने की कोशिश कर रहा है, या आज कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी जो पूर्ण रूप से आपको कैटेगरिकली ए, बी और सी पहले करना पड़ेगा एम्प्लॉइज के नीचे, और रही बात बुढ़ापा पेंशन और इन चीजों की, ये एक ऐसी व्यवस्था है जहां पे आदमी को जरूरत है। वो 2000 रुपए देने में बहुत फर्क है सर, और किसी को पूर्ण रूप से आप वो जो अभी आपने प्रताप भानु जी ने बोला था ना, वेलफेयर स्टेट, दैट इज ए ड्यूटी ऑफ द वेलफेयर स्टेट कि आप अपने। सुप्रीत जी, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। हमने यहाँ पे चिंता आईएएस और आईपीएस की पेंशन को लेकर नहीं की, और अगर आप 1000 गज की कोठी आईएएस या आईपीएस की देख रहे हैं तो अपने माननीय विधायकों और सांसदों की कोठियों पर भी दृष्टि डाल दीजिएगा, जो बैठे हुए हैं तमाम कोठियों के बीच में और उसके बावजूद भी पेंशन ले रहे हैं। पर सरकारी कर्मचारियों में चपरासी, ड्राइवर, एलडीसी, यूडीसी, प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, ऐसे तमाम वर्ग आते हैं। उम्र गुजर जाती है, अपने परिवार की जिम्मेदारियां निभाते निभाते हड्डियां झुक के दोहरी हो जाती हैं। ऐसी हालात में रहने वाले लोगों को आप जीवन के उत्तरार्ध में उनके हाल पर छोड़ दे रहे हैं। कुछ तो विचार कीजिए सुप्रीत जी। आप जैसी संवेदनशील पार्टी से बड़ी उम्मीदें रहती है देश को। आप इतने निर्मम हो जाएंगे, चपरासी और छोटे लिपिक और उनके कर्मचारियों का विषय को आईएएस से तुलना करके देखेंगे? थोड़ी जाती नहीं कर रहे आप? मैं आपकी बात पे पूर्ण रूप से सहमत हूं कि उन कर्मचारियों का जिनका बहुत कम है, उनके लिए प्रावधान और तरह से हमें कैसे करने चाहिए। क्यों हम उनको एक फिक्स इनकम देके हम उनको एक बेरोजगार तरीके से वो करना चाहते हैं? हम क्यों नहीं उनकी हेल्थ फ्री करते? हम उनकी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम उनको कैसे करें? उनके बच्चों की शिक्षा के लिए हम कैसे काम करें? हम उनके उस वादों उनको और तरीके से कैसे बेनिफिट कर सकते हैं? कैसे हम उनकी स्टडी बच्चों का? अरे आप क्या बेनिफिट करोगे? आपको तो पीएफ का पैसा भी जो है उसमें भी मुनाफा दिखता है, उसमें भी अपना हिस्सा दिखता है। आप तो वो सरकार चला रहे हो जिसने पीएफ पर भी टैक्स लगा दिया, जिसके विषय में आज तक 65 साल में किसी सरकार ने विचार नहीं किया। आपने विचार ही नहीं, उसमें कार्रवाई भी कर दी। आप तो कर्मचारियों के पीएफ के पैसे पर भी सालाना टैक्स लेने वाली सरकार हो गए। सुप्रीत जी, थोड़ा विचार कीजिए ना, कर्मचारियों से इतनी दुश्मनी क्यों? सर प्रॉब्लम ये है कि मैं आने वाले टाइम को देख रहा हूं, मैं अपने बच्चों की तरफ देख रहा हूं और मेरी आने वाली पीढ़ी की तरफ देख रहा हूं, और सारी दुनिया जो आज मोदी जी का साथ दे रही है वो इसी कारण दे रही है, उनको अपने बच्चे सुरक्षित नजर आ रहे हैं। थोड़ा अंतर हो गया मेरी और सुखप्रीत जी की सोच में। वो आने वाली पीढ़ी को देख रहे हैं, मैं उस पीढ़ी को लाने वाले लोगों को देख रहा हूं। जो हमारे बुजुर्ग होंगे उनका भविष्य कैसा रहेगा, इसकी चिंता अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मैं एक बार फिर बाथम जी के पास चलता हूं। और बाथम जी, इसके संदर्भ में कोई कैलकुलेशन है, कोई अध्ययन है कि पुरानी पेंशन योजना सरकारों को कितनी भारी पड़ती है
और नई पेंशन योजना के चलते सरकारों को कितनी राहत मिलती है? देखिए, ये पुरानी पेंशन योजना को और नई पेंशन योजना को दोनों की समीक्षा बैठ के की जाए तो कोई ना कोई एक हल हम निकाल सकते हैं। जहाँ तक अभी बात निकली थी IAS IPS की, और वहीं पर आपने बहुत अच्छी बात की थी, ड्राइवर भी है और कर्मचारी है। अपने दूसरा पक्ष ये देखिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्टर्स और स्टेट गवर्नमेंट के सेक्टर्स में कितनी पोस्टें आउटसोर्सिंग हो गई हैं, कितनी पोस्टें कॉन्ट्रैक्ट पे चली गई हैं, कितने काम कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं। तो हमारा नंबर ऑफ एम्प्लॉइज का जो पहले चलता था 2% 3% टोटल पॉपुलेशन का, अब वो जाकर 1% से भी कम होता जा रहा है। आप देखिए, स्कूल के पोस्ट खाली पड़े हैं, कॉलेजों में पोस्ट खाली पड़ी हैं, प्रमोशन नहीं हो रहा है, बहुत सी ऐसी चीजें हैं। ये तो ये प्रेजेंट गवर्नमेंट ही कर रही है ना। हाँ, प्रेजेंट गवर्नमेंट, अब जब इतने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हमारे कम हो रहा है तो इनका पेंशन बर्डन। तो बादल साहब का कहना है कि बड़ी संख्या में इस दौरान कर्मचारियों को आउटसोर्स किया जा रहा है, तो सरकारी स्तर पर कर्मचारियों की संख्या तो जिनको पेंशन देनी है वैसे ही कम होता जा रहा है। इसके बावजूद भी सरकार इस और ध्यान नहीं दे रही है। इसको लेकर बाथम साहब की अपनी नाराजगी है। बहरहाल मैं आखिरी दौर की बातचीत के लिए एक बार फिर नामदेव साहब के पास आना चाहता हूं और नामदेव साहब, जानना ये चाहता हूं, आप स्वयं मान रहे हैं कि ये जो तमाम राजनीतिक दल पुरानी पेंशन योजना की बात कर रहे हैं वो चुनावी कारणों से कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये बात क्रियान्वित हो पाएगी या चुनावी नारों तक ही सीमित रह जाएगी? नहीं, हमको तो भरोसा है कि ये बात जो है हमारे जरूर हमारे प्रधानमंत्री के ध्यान में आ रहा है, और लोग कुछ भी बोले, वो देश हित में निर्णय तो लेते हैं और लेंगे, और उसके साथ उनको समझ में बात आ रही है इसमें राजनीतिक नुकसान भी हो रहा है, और इसके कारण जो इस वास्तव में जिस पीढ़ी को इसको लाभ मिलना चाहिए वो तकलीफ में जा रहे हैं। तो हमें उम्मीद है, जैसा लोग कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, तो हमको भरोसा है कि 2024 के आते आते जरूर OPS जो है हमारे देश में लागू होगा। पूरा नामदेव जी की सारी उम्मीद 2024 के चुनाव को लेकर है। तो सुखप्रीत जी, अब सवाल राजनीतिक है। कुल मिलाकर विपक्षी दलों ने कमर कस ली है। एक मसला ऐसा है जो लोगों को हिट करता है, वो मसला पेंशन का है। पेंशन का मतलब सरकारी कर्मचारी। सरकारी कर्मचारी कौन से? जो पहले सेवा में रहे, जो अभी सेवा में हैं, या जो सेवा में आ सकते हैं। हर एक को ये बात तो बड़ी आकर्षक लगती है, भाई नौकरी ऐसी ही होनी चाहिए, जब रिटायर हो तब भी पैसे घर सीधे आने चाहिए बिना जोखिम के। आपको नहीं लगता है विपक्षी दलों ने बड़ी मशक्कत के बाद नुस्खा तो निकाल लिया है आप में नकेल डालने का? कैसे निकलेंगे? सर, ये नकेल तो इन्होंने हर तरीके से डालने की पहले भी कोशिश करी है। मोदी है तो मुमकिन है। आप वीरेंद्र नामदेव जी की इस वर्डिंग को भी आपको बिल्कुल दिल से लेना पड़ेगा कि इनको भी विश्वास हमारे नेता पे है, पहली चीज। दूसरी चीज, हर मुद्दे पे इन्होंने मोदी जी को गिराने की कोशिश कर ली। एक ये भी मुद्दा आ जाएगा और इस मुद्दे पे भी गिरने नहीं है। NPS में हो सकता है कुछ त्रुटियां हों, जिसमें आप उन कर्मचारियों की बात करें जिन कर्मचारियों को लाभ मिलना चाहिए। हम भी आपकी आवाज बनेंगे नामदेव जी। जो त्रुटियां हों नए कानून में, उसको हमें मिलके उसका एक अच्छा सा हल निकाल के उनको देना चाहिए। इस बात से मैं पूर्ण रूप से सहमत हूं। अगर कोई कर्मचारी जो कि बहुत 4th क्लास एम्प्लॉई है, उसके लिए जरूर सोचना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब तक NPS की योजनाएं हम लोगों को पूर्ण रूप से नहीं पता लगेंगी और दुनिया के उन एम्प्लॉइज के साथ जिन्होंने उसको लेना है उनके सामने नहीं आएंगी, तब तक हमें OPS वर्सेस NPS में हम मुकाबला ही क्यों कर रहे हैं? जब वो एम्प्लॉइज बाहर आएंगे, उनकी जो उस योजना का लाभ लेंगे, तभी हमें इन चीजों का फायदा और नुकसान पता लगेगा। रही बात, जो सबसे बड़ी बात है, जो भी त्रुटियां हैं और जो नियम हमारे भारत की इकोनॉमी को खोखला कर रहे हैं, हमें मिलके उनका हल निकालना चाहिए। कि वो हमें आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचना चाहिए, उन बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। अगर हमारी इकोनॉमी बढ़िया रहेगी, हम हर तरीके से हर चुनौती का 100% सामना कर सकते हैं। और अगर हम इसी तरीके से चलते रहे और कुछ रेवड़ियों के चक्कर में हम दुनिया को अपनी सिर्फ एक देखने के लिए कि मेरी पार्टी
चाहे वो 41,000 करोड़ के ऋण में चल रही हो, 41,000 करोड़ चाहिए और 4,000 करोड़ हम इकट्ठा नहीं कर पा रहे, अपने कर्मचारियों को हम सैलरी नहीं दे पा सुप्रीत रहे। जी, एक मिनट, एक बात, वैसे तो बात का मेरा समय समाप्त हो रहा है, पर बार बार आप आने वाली पीढ़ी की बात कर रहे हैं। मैं एक व्यवहारिक सवाल आपसे करता हूं। हमारे बीच समाज में अब अचानक ऐसे परिवारों की संख्या बहुत ज्यादा है जिसमें लोग अपने बच्चों के लिए एसी कमरे बनवाते हैं और बूढ़े माँ बाप को बाहर के दालान में या बरामदे में सोने के लिए रख देते हैं। क्या चाहते हैं आप? देश की सरकार भी यही व्यवहार करे। जितनी चिंता करनी आने वाली पीढ़ी की करनी है। ये जो बूढ़े कर्मचारी हैं, इनको जैसे घर में दालान और बरामदे में सोने की व्यवस्था कर दी गई है, वैसी व्यवस्था भी छोड़ देना चाहिए। यही एक आदर्श समाज, आदर्श देश हम बनाना चाहते हैं। हिमांशु भाई, हर हर ये समाज की कृतियां हैं सर। इसमें देश, इसमें एक हम मानसिकता नहीं ले सकते कि ये सरकार की मानसिकता। आप इतनी देर से दलील तो यही दे रहे हो ना कि भाई पेंशन इसलिए नहीं होनी चाहिए, हमें आने वाली पीढ़ी का सोचना है। ये घरों में जितने माँ बाप है ना, ये सब अपने बच्चों की सोचते हैं। जिन्होंने आपको इस लायक बनाया, उन माँ बाप के विषय में नहीं सोचते। क्या चाहते हैं? देश की सरकार भी इसी सोच के साथ चले, देश भी इसी सोच के साथ चले, यही चाहते हैं सुप्रीत जी आप? हिमांशु भाई, मैं आपकी बात को सिर माथे पे लेता हूं। इसमें मैं कोई दो राय नहीं है कि जो मेरे ओल्ड वो है, वो फैमिली की तरह है हमारी। हमें सरकार की, इसमें सरकार का नहीं, समाज का दोष ज्यादा है। अगर आप समाज का दोष देखोगे तो वो वही बच्चा जो श्रवण है या उसको रावण बनना है, वो अब ये उसकी समस्या है, उसके घर की फैमिली जी की के साथ में दिक्कत यह है कि वो भावनात्मक रूप से तो इस मुद्दे के साथ है, पर एक राजनीतिक दल के प्रवक्ता होने के साथ में पार्टी के स्टैंड के साथ है। पर सच ये है कि बुजुर्ग कर्मचारियों के संदर्भ में नए सिरे से विचार किए जाने की जरूरत है। ये बात ठीक है कि तमाम विपक्षी दल इसमें बुजुर्ग कर्मचारियों का हित कम, अपने राजनीतिक हित ज्यादा देख रहे हैं, पर उनके द्वारा राजनीतिक हित ज्यादा देखे जाने के आधार पर इन कर्मचारियों के भविष्य के संदर्भ में उठते प्रश्नों को अनदेखा कर दिया है। इसे जायज नहीं ठहराया जा सकता। जिम्मेदारी बनती है एक लोक कल्याणकारी राज्य में कि जो कर्मचारी इस देश को बनाने के आधारभूत स्तंभ हैं, उनके बुजुर्ग जीवन के संदर्भ में जो भी व्यवस्था हो वो निश्चिंतता प्रदान करने वाली होनी चाहिए, ना कि बाजार के हवाले होनी चाहिए। एक मुनाफाखोर कंपनी और एक लोक कल्याणकारी सरकार के इस अंतर को हमारी सरकार के द्वारा साबित करना चाहिए। उम्मीद करते हैं देश के जिम्मेदार तमाम सांसद इस विषय को गंभीरता से लेंगे और किसी ऐसे समाधान पर पहुंचने की कोशिश करेंगे जो इस देश के कर्मचारियों में निश्चिंतता का भाव पैदा करे। हाँ, सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद इस गंभीर चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। अकबर इलाहाबादी का एक कमाल का शेर हमें मिला है जो हमारे देश के तमाम नेताओं को समर्पित है। देश के संदर्भ में बड़ी बड़ी चिंताएं की जाती हैं, कर्मचारियों के संदर्भ में भी बड़ी बड़ी चिंताएं की जाती हैं, पर ये चिंता करने वाले लोग होते कैसे हैं, इसको लेकर अकबर इलाहाबादी ने बहुत साल पहले लिख दिया। उन्होंने कहा कि कौम के गम में डिनर खाते हैं, कौम के गम में डिनर खाते हैं हुक्काम के साथ। कौम के गम में डिनर खाते हैं हुक्काम के साथ। रंज लीडर को बहुत है मगर आराम के साथ। ये देश का दुर्भाग्य है। उम्मीद है देश के लीडर देश की जरूरतों को समझेंगे और उसके अनुसार फैसला लेंगे, न केवल अपने दल के हितों के आधार पर। इस उम्मीद के साथ अब मुझे दीजिए, कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। तब तक के लिए